हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एमआरवाई स्टडी में। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा डाटा प्रोसेसिंग, जिसकी कल हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पहले हम पढ़ लेते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है क्या? देखो, सबसे पहले डिस्पर्सन का मतलब समझो। जो वर्ड है ना डिस्पर्सन, इसका मतलब क्या है? डिस्पर्सन का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ स्कोर्स अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी सीरीज या कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास दी हुई हो, उसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारा जो जिस पर पूरी जो सेट ऑफ डाटा जो हमारे पास दिया हो वो उस पर सेंट्रल हो, सेंट्रल टेंडेंसी दिखा रहा हो। मतलब कि वो पूरी ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा हो कोई ऐसी वैल्यू। तो वही वैल्यू क्या हो सकती है? वो वैल्यू हमारी वेरी कर सकती है, मतलब कि बदल सकती है, बार बार निरंतर बदल सकती है। कभी डाटा अगर हमारा कुछ अलग हो जाए तो वैल्यू बदल सकती है। उसी वैल्यू को दिखाने का, जो शो करने का जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। उसी की मदद से हम उसकी जो वेरिएशन करने वाली जो वैल्यू है उसका पता हम लगाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम्स और न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू वेरी और स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। जो हमारी एवरेज वैल्यू है उसको वेरी और या फिर अगर वो स्प्रेड कर गई हो, मतलब कि बदल गई हो, तो उसको मेजर करने का जो काम है वो किसका है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का। ठीक है, समझ गए आप? अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, लॉरेंस कर्व। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि हमने मेजर्स ऑफ टेंडेंसी के, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स पढ़े थे, मीन, मीडियन, मोड, उसी तरीके से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के ये मेथड्स हैं। और हमारे जो सिलेबस में जो दिए हुए हैं, या हमारी जो बुक है, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की ये वाली बुक, तो ये वाली बुक में जो दिए हुए हैं वो हमारे रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ये तीन दिए हुए हैं और हम ये तीन को ही समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या है। सो फर्स्ट कम्स द रेंज। तो रेंज हमारे पास दिया हुआ है। अब रेंज क्या होता है? देखो, एक सबसे पहली चीज, इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो, या डेफिनेशन अगर आई रेंज की लिखने की तो आप उसमें भी लिख सकते हो कि रेंज क्या है? कॉमन मेथड है जो सेंट्रल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में यूज करा जाता है। ठीक है, सबसे कॉमन मेथड है ये। तो रेंज क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक सीरीज हमारे पास दी हुई है, उस सीरीज में जो लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, अब रेंज का जो फॉर्मूला है वो, जैसे जो हमने जो फॉर्मूला है उसी की हमने डेफिनेशन बना के लिख दी। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, इसमें ये सीरीज क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पहले से लगा दी हुई है। ठीक है, अगर नहीं हो क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो मैंने पहले से लगाई रखी है। तो R इक्वल टू एल माइनस एस इसका फॉर्मूला है। तो R इक्वल टू 100 माइनस 30 अगर हम कर देते, 30 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, 100 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू, तो हमारा रेंज कितना आया? हमारा रेंज आया 70। हमारा रेंज 70 आया। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी जो हमारी जो सीरीज दी हुई है उसमें जो रेंज निकल के आता है इसका वैल्यू का, वो कितना आता है? हमारा 70 निकल के आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या है वो भी हम समझते हैं, और स्क्वायर रूट क्यों लगाया जाता है? एवरेज पर। अब देखो, एवरेज यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब ये किसकी हेल्प लेता है कैलकुलेट करने में? ये मीन की हेल्प लेता है। ठीक है, तो मीन जो निकाला जाता है डाटा का, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अराउंड मीन। आप इसके डेफिनेशन में ये चीज इंक्लूड कर सकते हो कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अराउंड मीन। ठीक है, अब देखो, दो तरीके से निकाला जाता है, ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से निकाला जाता है। ग्रुप डाटा से जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। देखो, इसको इस ग्रीक लेटर से सिंबलाइज करा जाता है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही आप बोलोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको, उसका जो फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा डेविएशन है, ये जो एक्स है इसको बोला जाता है डेविएशन, एक्स स्क्वायर अपॉन
एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रुप डाटा है हमारा उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स सिग्मा एफ डेविएशन स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डेविएशन अपॉन एन। एन यहां पर किसको सिंबलाइज करता है, एन यहां पर सिग्मा एफ को सिंबलाइज करता है, ठीक है। वो हम आगे क्वेश्चन में लेगा तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम अनग्रुप डाटा का निकाल के देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि अनग्रुप डाटा है ग्रुप डाटा है, वहां पर क्वेश्चन दिया होगा डायरेक्ट, आपको पता करना होगा। अगर ऐसे कोई सीरीज दी हो तो अनग्रुप्ड है, और क्लास इंटरवल के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ दी हो तो वो ग्रुप डाटा है। तो ये अनग्रुप डाटा है। अब इन अनग्रुप डाटा का हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर हमारे 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर x, जिसको हम मार्क्स बोलते थे इसमें मीन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क्स लिख लेते हैं, पहला 10 दिया है, फिर दूसरा 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये ऐसे हमारे कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे यहाँ पर डेविएशन। अब डेविएशन कैसे निकाला जाता है वो देखिए आप। डेविएशन को हम ऐसे निकालते हैं। डेविएशन क्या है, डेविएशन है हमारा जो यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है उसको हम माइनस करेंगे किससे, मीन से। इसका मतलब हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, मीन तभी निकलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स निकाल लेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 150 आएगी। और जब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन हम कैसे निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो एन हमारी कितनी है 5, तो 5 हम लिख लेंगे 150 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है। इसका टोटल जो आ रहा था 150 आ रहा था और 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। इसको हम कैंसिल आउट करके निकालेंगे तो हमारा जो x आएगा, मतलब कि जो हमारा मीन आएगा वो हमारा 30 आएगा, ठीक है। तो जो मीन है हमारा वो 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक से हम माइनस करते चलेंगे। सो हम इधर से माइनस करते चलेंगे इसको, तो जैसे 30 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर -20 आ गया, इधर फिर -10 आ गया, फिर 30 से 30 को करा 0, फिर आ गया हमारे पास 10, फिर 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेविएशन निकल कर आ गया। डेविएशन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स डेविएशन का स्क्वायर अपॉन एन, ये था हमारा फॉर्मूला। तो हमें डेविएशन का स्क्वायर भी निकालना है, तो डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। डेविएशन का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 20 का है तो 400 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 का है तो 100 हो जाएगा, 0, फिर 100, फिर 400। माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो फिर इसको हम कर लेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा हमारा 1000 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है 1000 डिवाइडेड बाय एन, कितना है हमारा 5 है। अब हम इसको करते हैं, इससे यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 200, मतलब कि हमें 200 का रूट निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने का एक तरीका, एक सिंपल तरीका जो मैं करता हूं सॉल्व, जिससे वो आपको बताता हूं। देखो क्या करना है आपको, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 200 का जैसे एलसीएम लिया आपने तो ये इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर 5 और 2 के पेयर बन गए, एक 2 खाली है, तो हम क्या करेंगे 5 × 10 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 निकल कर आ जाएगा, √2 यहाँ पर बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, √2 का आपको क्या कर लोगे आप, √2 का निकाल लोगे आप वैल्यू। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहले से, 1.41 होती है, ठीक है। √2 की वैल्यू ये होती है, तो √2 की वैल्यू ये होती है, नहीं होती तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल लोगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, 10 × 1.41 ऐसे कर दोगे। उसके बाद ये आएगा आपका 14.1, 14.1 जो है आपका वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा 14.1। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ग्रुप डाटा का, ठीक है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको दिया और फ्रीक्वेंसी दी है,
तो अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर डेविएशन फाइंड करना है। तो डेविएशन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब इसमें मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, मिड पॉइंट का मैंने आपको कल बताया था मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो मिड पॉइंट आप यहाँ पर निकाल लोगे। तो देखो इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे 120 प्लस 130 कर देंगे, इक्वल में आएगा हमारा 250। 250 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। इसी तरीके से इसका कर लेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर ऐसे हम कर लेंगे इसका 145, 155, 165, 175। ठीक है, तो इसका हमने सबका कर लिया। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। अब मिड पॉइंट को हम क्या करना है, हमें हमें एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलम हमारे यहाँ पर बन गया एफ का, हमें सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके एफ मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, मिड पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे, सिग्मा एफ मतलब एन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6200 अपॉन 4 टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ से इसको कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम 4 1 4 करेंगे, फिर 2 यहाँ पर आएगा तो फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो 155 यहाँ पर हमारा ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये होता फॉर्मूला डेविएशन का। अब हम कर लेंगे डेविएशन को, इससे माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये कितना आ गया, -3 आ गया, -2। डेविएशन निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डेविएशन कर देंगे। f इंटू डेविएशन कर देंगे, कितना हो रहा है देख ले, 2 3 6, माइनस में 6, 2 4 8, माइनस में 8, -6, -1 इंटू 6 -6 हो गया, 12 0 0 हो जाएगा, 1 10 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा एफ डेविएशन कर देना है। सिग्मा एफ डेविएशन कैसे करोगे आप, इसकी कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। देखो इन सबको कैलकुलेट कर लो, 6 + 8 14, 14 + 6 20, -20 हो जाएगा ये हमारा। ओके, -20 हो जाएगा। अब आपको ये अलग से प्लस कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 22 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, -2 आया। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया, +2 होगा, सॉरी, हाँ +2 इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी 22 और ये माइनस में थी, छोटी वैल्यू है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है आपको, देखो ये जो हमारे पास दिया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 3 6 18 होता है, 3 6 18 हो गया, फिर 2 8 निकाल लेंगे 16। एफ एक्स स्क्वायर निकाल लेना है यहाँ से। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आप यहाँ से निकालोगे, देखो ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। देखो कैलकुलेशन करते हैं, 8 6 आपका कितना हो गया 14, 14 और 6 हो गया आपका 20 और 4 24। 2 यहाँ पर कैरी आ गई, 2 1 3 4 5 6 7, तो 74 आपका क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर 74। अब आपको इन सारी चीजों को फॉर्मूले में रख देना है। मैं यहाँ पर ये मीन वाली जो कैलकुलेशन है यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एफ एक्स डेविएशन स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डेविएशन अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया, इक्वल्स में रख देता हूं मैं। 74 आ रहा था हमारा, -2 डिवाइडेड बाय 40, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 40 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, 1 कैरी आई, 4 7 28, 29 हो जाएगा। तो 2960 -2 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 73.9 यहाँ पर आपका ग्रुप डेटा में जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 73.9 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर ये तरीका, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा का निकालना है। सो ये हमारा कोफिशिएंट वेरिएशन। कोफिशिएंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, सीवी एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज द परसेंटेज ऑफ द मीन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने पढ़ा उसको परसेंटेज फॉर्म में दिखाता है हमारा जो कोफिशिएंट वेरिएशन होता है। कोफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन
जो अभी हमने पढ़ा हम ले लेते हैं अनग्रुप डाटा से, ठीक है। अनग्रुप डाटा में जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था कितना था हमारा 14.1, ठीक है, इतना था हमारा 14.1। और मीन हमने क्या निकाला था, मीन हमने निकाला था 30 मीन निकाला था हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखना आप, ठीक है। तो मीन हमने निकाला था, तो क्या हो जाएगा इसका 47.1% हमारा सीवी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला था उसको हम परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो हमारा परसेंटेज फॉर्म में 47.1% दिखाई देगा। तो अब हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप में जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है हमारा रैंक कोरिलेशन। और इससे हो सकता है कि एक सवाल आ जाए, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन जो है हमारा एक टाइप है हमारा मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप का, जो, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप में ये एक ऐसा टाइप है कि यू क्या करता है, जो दो चीजें होती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक इनपुट ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। इनपुट और आउटपुट मतलब कि एग्रीकल्चर में से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम कुछ इनपुट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरीज हो गई, फॉर एग्जांपल हमने क्या लगाए, सीड्स खरीदे थे वो लगाए, और हमने दूसरी तरफ आउटपुट ले लिया, मतलब कि हार्वेस्ट करा हुआ क्रॉप। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है और एयर प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, एयर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो वो देखते हैं हम किसकी वजह से, रैंक कोरिलेशन की वजह से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कोई भी ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर हमारा इनपुट और आउटपुट क्या हो, इनपुट हमारा अगर इंक्रीज हो रहा हो, हमारे पास तीन डायरेक्शन होते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास इनपुट इंक्रीज हो रहा हो तो हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। दूसरा हमारा क्या होगा कि विद द इंक्रीज इन द इनपुट, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है इनपुट, आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्या है, चेंज इन द इनपुट डज नॉट चेंज इन आउटपुट। थर्ड है हमारा कि चेंज हो रहा है इनपुट लेकिन आउटपुट में उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। अब इनकी कुछ वैल्यूज होती होंगी, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन की डिग्री होती है, डिग्री मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चेंज। अब भाई देखो, कोरिलेशन तीन तरीके से है हमारा, और कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कोरिलेशन की जो डिग्री है या वैल्यू आप कह सकते हो, वो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी वो -1 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये है कि जब भी आपको ये डायरेक्शन देखने को मिले कि मतलब इंक्रीज हो रहा है इनपुट में और आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ, तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी +1, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब आपकी वैल्यू होगी विद द इंक्रीज इन द इनपुट आउटपुट डिक्रीजेस, जब आपका आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तब आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव कोरिलेशन। तब आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव कोरिलेशन में होगी, और वैल्यू आपकी -1 में होगी। चेंज इन इनपुट डज नॉट चेंज इन आउटपुट, चेंज इन इनपुट डज नॉट चेंज इन आउटपुट, मतलब कि यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, जीरो वैल्यू आ जाएगी। और ये डिनोट करता है हमारा क्या, जीरो कोरिलेशन, ठीक है। ये डिनोट क्या करता है हमारा, जीरो कोरिलेशन। तो ये तो थे हमारे टाइप्स के कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन से हम तीन तरीके से कैसे रैंक कर सकते हैं। अब हम एक सवाल की मदद से समझते हैं कि रैंक कोरिलेशन है क्या। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स के मार्क्स और ज्योग्राफी के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, रैंक कोरिलेशन निकालना है। अब रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर, इस क्वेश्चन पर हम इस फॉर्मूले को वर्क करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला वर्क करता है। जब भी कोई क्वेश्चन है आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है और इस फॉर्मूले को लगाना है, ठीक है। तो मेरे को पुट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, जो हमारे पास x यूनिट्स दी हुई है, y यूनिट्स दी हुई है, इनका हमें क्या निकालना है, इनकी रैंक निकालना है। मतलब कि एक्स रैंक निकालेंगे हम सबसे पहले। रैंक कैसे निकालना है, मतलब कि ये जो स्कोर दिए हुए हैं इनको हमें 1 से, मतलब कि 1 से लेकर और जहां तक भी हो, जितने भी नंबर हो, ठीक है। जैसे हम इसको सीरियल नंबर में लगा लेते हैं, जैसे पहले तो सीरियल नंबर में जैसे हम लगा लेते हैं, तो जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
सिर्फ 10 यूनिट्स दी हुई है, हर किसी में 10 यूनिट्स दी हुई है। तो हमें इसको क्या करना है, जो सबसे बड़ी यूनिट होगी उसको हमें पहला नंबर रैंक करना है और जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको हमें छोटा नंबर रैंक करना है। कैसे देख, तो देखो इकोनॉमिक्स के मार्क्स है हमारे पास सबसे पहले, तो जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमें 10 रैंक करना है, क्योंकि 10 है सबसे छोटी, ठीक है। 10th नंबर हमें सबसे छोटे वाले को देना है, तो 10 हमारे पास 0 है, तो 0 के सामने हम क्या लिख देंगे, 0 के सामने हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 0 से बड़ी वैल्यू 2 है, तो 2 के सामने हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 2 से बड़ी वैल्यू हमें कोई दिख रही है, 2 से बड़ी 20 बचती है, तो उसको हम फर्स्ट रैंक करा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको रैंक करा दिया। उसी तरीके से हम y को भी रैंक करा देंगे। जैसे कि y में हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो हमारे पास 24 है, तो 24 को हम 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे 24 के बाद 20 है, तो 20 को हम 2 लिख लेंगे। क्या निकालना है, हमें डी की वैल्यू निकालना है। तो डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है हमारी एक्स आर माइनस वाई आर, एक्स आर माइनस वाई आर होती है हमारी डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू जो है हमारी वो साइन फ्री होगी, मतलब कि वहां पर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे ना प्लस का साइन लगाएंगे, साइन फ्री होगी हमारी। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 1, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने डी की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर करना है। डी स्क्वायर करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। तो 1 4 5 6 7 8 9, तो हमारा डी सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, वो आया हमारा 9। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 9 आ गया यहाँ पर निकल के। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये टेबल बना ली, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर जो आ रहा था हमारा वो 8 आ रहा था, ठीक है। गलती से मैंने वहां पर 9 लिख दिया था, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा था वो 8 आ रहा था। अब सिग्मा डी स्क्वायर 8 आ रहा था, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो रो इक्वल टू 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारा 8 है, तो इंटू 8, एन हमारा कितना है 10 है, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करना है, 1 माइनस 6 इंटू 8 कितना होता है 48, डिवाइडेड बाय 10 है, 10 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 1 99 इंटू 10, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, इसको काटते हैं 24, ये 5 से चला जाएगा, तो 5 इंटू 99 करना है, तो 5 इंटू 99 कितना होता है 495 हो जाएगा, ठीक है। 495 यहाँ पर गया, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 495। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.95। 0.95 जो आएगा वो आपका क्या है, रैंक कोरिलेशन है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में है, मतलब कि इससे ये पता लगता है कि 1 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, 1 तक ही, 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कोरिलेशन में। अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो आपको 1 लिखना है आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त डाटा प्रोसेसिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर है, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए